अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे जीआईटी पैथोलॉजी, जिसमें स्टमक में कुछ आखिरी टॉपिक्स रह गए, उनको हम कंप्लीट करते हैं। देन विल स्टार्ट विद द इंटेस्टिन्स। सो ये हमारे पास जो टॉपिक है आज हमने करना है वो है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद रिगार्ड्स टू एससीक्यूज एंड एमसीक्यूज। ठीक है, इसमें से एससीक्यू बहुत ज़्यादा आती है, ये वाला मतलब पूरा गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा का सिनेरियो आ जाता है, या फिर डायरेक्टली वो पूछ रहे थे इसमें से कोई एक चीज़ के इसकी पैथोजेनेसिस बताएं या फिर इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स बताएं। और इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं, मैं आपको बताऊंगी सिग्नेट रिंग अपेयरेंस वगैरह के। सो आपने उसको जहन में रखना है। ठीक है, अच्छा जी। तो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा क्या है, इससे पहले हमने पढ़ी थी बिनाइन। पहले मैंने गैस्ट्रिक पॉलिप स्टार्ट किए थे और मैंने कहा था कि पॉलिप जो है वो खुद तो ट्यूमर नहीं होते, लेकिन डेफिनेटली वो आपके स्टमक में ट्यूमर्स का रिस्क इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा गैस्ट्रिक एडिनोमा, जो कि B9 चेंज था, जिसमें हमने कहा था कि ग्लैंड्स हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया हो रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, और अगर अब हमारे पास गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, हम तब कहेंगे कि अगर आपके जीआईटी में एक जो पैटर्न है आपका पूरी जीआईटी कह रही हूँ आपके स्टमक में। ठीक है, आपको पता है कि यू हैव योर स्टमक, जिसमें जनरली जो हम पैटर्न है मैंने आपको पहले बताया था, वो ऐसे रफ सा होता है पूरे स्टमक के म्यूकोजा का, क्योंकि ये होते हैं र्यूगाए, हम इसे र्यूगाए कहते हैं। ठीक है, और जब हम इनको हिस्टोलॉजिकल देखते हैं तो हमें ये इस किस्म के नज़र आते हैं पैटर्न, क्योंकि ये यूं करके ग्लैंड से बने हुए होते हैं। ठीक है, इनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। नॉर्मल एपिथेलियम भी होता है, उसमें हमारे पास जी सेल्स, पैराइटल सेल्स, चीफ सेल्स और हमारे जो फोवियोलर सेल्स है, मतलब काफ़ी तरह के सेल्स होते हैं, और ये सेल्स डिफरेंट चीज़ें सिक्रिएट करते हैं, इसलिए हम इस सबको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। अब यहाँ पर अगर किसी सेल में म्यूटेशन आ जाए और उसकी वजह से जो सेल्स है वो एबनॉर्मली ग्लो करने लग जाए, और जाहिर सी बात है कि ग्लैंड्स है तो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, ओवर ग्रो करेगा, मैसेज बनने लग जाएंगी, और वो मेलिग्नेंट हो, यानी कि उसमें एबिलिटी हो कि वो इस जगह भी तेज़ी से फैल रहे, और वो उसमें एबिलिटी हो कि वो मेटास्टेसाइज करे इनटू द डिफरेंट आसपास के एरियाज में, यानी पैनक्रियाज में, इंटेस्टाइन में और कहीं और भी। मतलब वो जो सेल्स बन रहे हैं, वो जो नई मैस बन रही है, वो जो एबनॉर्मल सेल्स बन रहे हैं, बेसिकली जो म्यूटेटेड सेल्स हैं, वो जा रहे हैं पैनक्रियाज में, आपके इंटेस्टिन्स में, और कहीं ना कहीं और भी मेटास्टेसाइज कर रहे हैं, और वो लिम्फ नोड्स में मेटास्टेसाइज कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ जाहिर सी बात है आपको पता है कि कैंसर होती है, एंड इट विल बी नॉन एज गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा। ठीक है, नाम से आपको पता चलता है गैस्ट्रिक का मतलब स्टमक में शुरू होगा, एडिनो से मुराद होता है ग्लैंडुलर टाइप ऑफ कैंसर है। इन जो सेल्स नए बन रहे हैं, जो म्यूटेटेड सेल्स है, वो ग्लैंडुलर एक्सप्रेशन देंगे, क्योंकि ज़ाहिर स्टमक में बाकी भी सारा ग्लैंड ही होता है, और कार्सिनोमा है तो मेलिग्नेंट कैंसर है। अच्छा जी, तो डेफिनेशन तक तो हम पहुंच गए। उसके बाद इसकी जो जनरल सिम्टम्स है जो अर्लियर पेशेंट को आते हैं, वो सेम वही होते हैं कि ज़ाहिर आपको पता है स्टमक में कोई भी मसला होगा, वहाँ पर सबसे पहले क्या मसला होता है, वहाँ खाना हजम नहीं होता हमारा। तो पेशेंट जो है वो डिस्पेप्सिया, डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का मतलब है कि उसका खाने का खाया नहीं जाता उसे, कि ज़ाहिर स्टमक हजम नहीं कर सक रहा, क्योंकि स्टमक के सेल्स में कैंसर डेवलप हो गया। मैदे में जब कोई चीज़ जाती है तो जो उसका नॉर्मल एपिथेलियम था, जिसने उसे फंक्शन करके उसे हजम करना था, वो एपिथेलियम डिस्ट्रॉय होकर कैंसरस एपिथेलियम बन रहे हैं, तो पेशेंट को डिस्फेजिया होता है, डिस्पेप्सिया, उसे बहुत ज़्यादा डकार आते हैं, बहुत दिल ख़राब होता है, कुछ नहीं खाया जाता उससे। और अगर आप थोड़े से लेट सिम्टम्स की बात करेंगे तो वेट लॉस पेशेंट का बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, उसे भूख ही नहीं लगती, ज़ाहिर उसे खाया ही नहीं जाता, पेन इन द स्टमक होती है, और एनीमिया हो चुका होता है, क्योंकि आपका विटामिन B12 डिफिशिएंसी की वजह से तो बहुत शदीद किस्म का माइक्रोसिटिक एनीमिया हो चुका होता है। तो ये सारी की सारी फीचर्स हम आगे भी इनको पढ़ते हैं। अगर सबसे पहले मैं एपिडेमियोलॉजी की थोड़ी सी बात करूँ ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट हिसाब से ना डिस्ट्रीब्यूटेड है कैंसर, लेकिन ज़ाहिर हमसे ये पूछते नहीं तो हम इसको उतनी डिटेल में नहीं करेंगे। लेकिन ज़्यादातर इसकी एसोसिएशन देखी जाती है कि जिन लोगों में पहले से कोई कंडीशन डेवलप हो, पहले से कंडीशन से क्या मुराद है, सपोज किसी को सिंपल गैस्ट्रिक एडिनोमा था, या फिर किसी को किसी वजह से गैस्ट्रिक एट्रोफी थी, मतलब जो उसके ग्लैंड्स हैं वो एट्रोफी हुए हुए, या फिर किसी को एच पाइलोराई एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस। और हमने पढ़ा था कि ये जो एच पाइलोराई एसोसिएटेड गैस्ट्राइटिस है, ये लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ज़्यादा है, गरीब गुरबा के जो एरियाज होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा होता है। तो इसीलिए जो ये गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा है, ये भी ज़्यादातर देखा गया कि लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ज़्यादा है। वहाँ पर क्यों ज़्यादा होता है, वो लोग अपनी डाइट को अच्छे से मेंटेन नहीं रख सकते, हाइजीनिक कंडीशंस अच्छी नहीं होती, खाने पीने का कोई खास ख्याल नहीं होता, और शुरू में थोड़ा बहुत अगर वहाँ पर गैस्ट्राइटिस डेवलप होता भी है, उन लोगों को खाने पीने में थोड़ा मसला होता भी, तो वो इतना ध्यान नहीं देते, मेडिकल चेकअप नहीं कराते, तो वो चीज़ क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस बन जाती है। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस जब बन जाते हैं तो फिर वहाँ से कैंसर बनना कोई मुश्किल बात नहीं होती, फिर वहाँ पर म्यूटेशन आ जाती है और कैंसर बन जाता है। तो बिकॉज उन लोगों की कंडीशन ऐसी होती है, तो इससे लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है पैथोजेनेसिस।
अब पैथोजेनेसिस में इसके जो जो फीचर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उससे पहले मैं आपको ना सिर्फ मॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगी तो बाद में, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि हमारे पास एक क्लासिफिकेशन है जिसको हम कहते हैं लॉरेंस क्लासिफिकेशन, ठीक है। लॉरेंस कोई बंदा होगा ज़ाहिर है जिसने की होगी उसके नाम पे। तो लॉरेंस क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम इसके पैटर्न को, जो कैंसर डेवलप हो रहा है, दो टाइप से डिवाइड करते हैं, इंटेस्टिनल टाइप या डिफ्यूज टाइप। इंटेस्टिनल टाइप वो वाला होगा जिसमें आपको इंटेस्टिन्स की तरह के जो नए सेल्स बने हैं वो थोड़े थोड़े इंटेस्टिन के एपिथेलियम से मिलते हुए होंगे, हैवी गॉबलेट सेल्स उनमें होंगे और बहुत हैवी एपिथेलियम होगा, तो वो उस टाइप का होगा। इसको हम डिटेल में फिर डिस्कस करेंगे। और डिफ्यूज का मतलब है पूरा एक जैसा इनफिल्ट्रेटिव सा कैंसर होगा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सिर्फ मैं मोटा मोटा सा आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने आपको पैथोजेनेसिस पढ़ानी है। तो पैथोजेनेसिस में बात ये है कि ये कैंसर डेवलप जो है ना वो देखा ये गया मोस्ट कॉमनली 3 सीक्वेले में हो सकता है। पहला तो ये कि अगर आपको कोई प्री डिस्पोजिंग कंडीशन, मतलब पहले से कोई मसला नहीं था और सीधी सीधी कोई म्यूटेशन हो गई, कोई पहली चीज़ है आपकी म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेशन से मुराद ये है कि आपको कोई मसला, मतलब म्यूटेशन में बल्कि हम 2 ग्रुप्स में करते हैं इसको। म्यूटेशन के हम 2 ग्रुप इस तरह से बना लेते हैं कि कौन कौन सी म्यूटेशन हैं जो डिफ्यूज टाइप ऑफ कैंसर करेंगे और कौन कौन सी ऐसी म्यूटेशन हैं जो इंटेस्टिनल टाइप ऑफ कैंसर डेवलप करेंगी, ठीक है। फिर हमारे पास म्यूटेशंस आती भी 2 लेवल पे हैं। एक तो ये हो सकता है कि जेनेटिकली यानी हेरिडिटरली पेशेंट में म्यूटेशंस आ गई थी, उसकी फैमिली में चल रहा था, उसके जीन्स में ये बात रन करी थी, तो वो होती है हमारे पास फेमिलियल कॉज। और दूसरा ये होता है कि फेमिलियल नहीं था लेकिन वो म्यूटेशन एक्वायर होगी, तो वो एक्वायर कॉज होता है, ठीक है। तो डिफ्यूज में भी फेमिलियल और एक्वायर आएगा और इंटेस्टिनल में भी फेमिलियल और एक्वायर दोनों आएंगे। अब जो डिफ्यूज टाइप कैंसर है वो देखा गया है कि हमारे पास जो उसकी फेमिलियल म्यूटेशन है वो मोस्ट कॉमनली एक ही जीन है जिसको हम कहते हैं CDH1 जीन, ठीक है। ये आपने याद रखना, MCQs में आता है ये, ठीक है। वी हैव अ जीन नॉन एज CDH1 जीन, और एक इस चीज़ को इनकोड करते हैं, ये एक ऐसी प्रोटीन को इनकोड करते हैं जिसने एपिथेलियल सेल्स को आपस में जोड़ के रखना है, ठीक है। आपने नाम पहले भी सुना होगा, एंड इट इज नॉन एज ई-कैडहेरिन। ई-कैडहेरिन हमारे पास एक ऐसी प्रोटीन होती है जो 2 एपिथेलियल सेल्स को आपस में एडहेर करती है, कैडहेरिन से एडहेर, ठीक है। जब ये प्रोटीन सही इनकोड नहीं होगी या फिर ये प्रोटीन नहीं बनेगी क्योंकि म्यूटेशन आ गई है इस जीन में, तो सेल्स आपस में एडहेर नहीं होते, और सेल्स की एडहेजन जब खत्म होती है तो एबनॉर्मल फॉर्म ऑफ सेल्स जो है वो बनने लग जाते हैं, और उसमें क्या होता है हमारे पास कि फिर सेल्स की प्रोलिफरेशन जो है वो इधर उधर होने लग जाती है, सेल्स एबनॉर्मली लोकेटेड आपको नजर आएंगे और कैंसर डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो पहली चीज़ जो फेमिलियल कॉज में देखेगी वो CDH1 की म्यूटेशन है विच कोड्स फॉर कैडहेरिन। एक्वायर्ड जो कैंसर्स होते हैं जो डिफ्यूज टाइप शो करते हैं उसमें भी 50% केसेस में यही होता है कि CDH1 जीन की म्यूटेशन होती है, लेकिन वो एक्वायर्ड होगी, बाहर से किसी वजह से होगी और होगा यही सारा मैकेनिज्म। और जो बाकी 50% है उसमें क्या होगा, उसमें CDH1 में म्यूटेशन नहीं होगी बल्कि इस जीन में मिथाइलेशन हो जाएगी, ठीक है। एक होता है जीन में म्यूटेशन आने से मुराद होता है कि जीन की एक जगह से दूसरी जगह चेंज हो जाना, वो होती है बाकायदा म्यूटेशन इन जीन। मिथाइलेशन का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप ऐड हो गया, ठीक है। तो CH3 ग्रुप इसमें ऐड हो जाता है, तब भी मसला ये होता है कि ई-कैडहेरिन नहीं बन सकती, और ई-कैडहेरिन जब जब नहीं बनेगी तब तब हमारे पास जो सेल्स हैं वो आपस में एडहेर नहीं हो सकेंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम एज अ सम अप चीज़ देखें तो जो डिफ्यूज टाइप ऑफ कैंसर है वो सारा का सारा ई-कैडहेरिन के ना होने की वजह से हो रहा है। ई-कैडहेरिन नहीं है, फेमिलियल टाइप में भी CDH1 नहीं बन रही, एक्वायर्ड में भी 50% में ये म्यूटेटेड है, 50% में ये मिथाइलेटेड है। इन एनी केस ई-कैडहेरिन नहीं बन रहा और म्यूटेशन आ गई, ठीक है। फिर दूसरी टाइप का जो कैंसर है हमारे पास इंटेस्टिनल टाइप, उसकी जो फेमिलियल कॉज है, इंटेस्टिनल टाइप फिर हमारे पास कैंसर होता है, उसकी जो फेमिलियल और हमारी एक्वायर्ड टाइप है उसमें क्या क्या है वो बात करते हैं। जो फेमिलियल टाइप है इंटेस्टिनल कैंसर की, उसमें अभी हम आगे फिर से एक कंडीशन पढ़ेंगे, उसको कहते हैं हम फेमिलियल, मैंने आपको पहले भी इसका नाम लिए, एडिनोमेटस पोलिपोसिस सिंड्रोम, ठीक है। फेमिलियल है, एडिनोमेटस है, पोलिपोसिस, ये क्या होता है, ये बेसिकली आपके पूरे GIT में एक सिंड्रोम होता है जो आपने इनहेरिट किया हुआ है, और इनहेरिटेड आपकी ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जीन्स में कि पूरी GIT में, मतलब आपके कॉलन में, आपके स्मॉल लार्ज इंटेस्टिन में बहुत ज़्यादा मल्टीपल पोलिप्स होते हैं, और वो एडिनोमेटस टाइप यानी ग्लैंडुलर टाइप होते हैं, ठीक है। पोलिप्स बने हुए होंगे ऐसे करके, और उनका जो अंदर फीचर्स होंगे वो ग्लैंड जैसे फीचर्स होंगे, और वो होगा क्यों, बिकॉज ऑफ सम हेरिडिटरी म्यूटेशन फेमिलियल, इसको हम फैप भी कहते हैं, ठीक है।
फैब फैमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस। इसमें जिस जीन में म्यूटेशन होती है उस जीन को कहते हैं APC एडेनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई जीन। ठीक है, ये नाम आपको एक दो दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि इसमें सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम है कि ये एक डिजीज़ है हमारे पास फैमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस, और इसमें जो म्यूटेशन है वो है एडेनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाई जीन में। तो APC जीन में जिनकी म्यूटेशन होती है उनमें सिर्फ और सिर्फ उनके मतलब बाकी GIT के साथ साथ स्टमक में भी पॉलिप्स और कार्सिनोमेटस पॉलिप्स ही बन सकते हैं। ठीक है, तो जो फेमिलियल टाइप है इंटेस्टिनल टाइप कैंसर की, उसमें ये APC जीन की म्यूटेशन होती है जिसमें शुरू में सिर्फ पॉलिप बनता है और बाद में पॉलिप कैंसर बन जाता है। और जो एक्वायर्ड कॉज है के ऐसी एक्वायर्ड कॉज जिसमें आपका जो कैंसर बनेगा एडिनोकार्सिनोमा वो इंटेस्टिनल टाइप होगा, वो एक्वायर्ड कॉज में बहुत सारे जीन्स की म्यूटेशन आती है, जिसमें आपने याद रखना है TP53 की म्यूटेशन आती है, बीटा कैटेनिन पाथवे में म्यूटेशन आती है, और उसके अलावा आपकी बुक में 2-3 और लिखे हुए हैं, उनको सिर्फ याद रखना है। ठीक है, तो जीन्स के नाम है खाली, तो वो जहन में आप रख लेंगे तो इट विल बी वेरी मच फाइन फॉर यू। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो अगली चीज़ है वो है H. पाइलोराई। अच्छा, H. पाइलोराई स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आपने इसको जब भी आपके पास आएगा क्वेश्चन तो इसी तरह लिखने के म्यूटेशंस है। म्यूटेशंस किस टाइप, दो टाइप के कैंसर हैं, डिफ्यूज टाइप का कैंसर होगा या इंटेस्टिनल टाइप का कैंसर होगा। तो उसमें जो म्यूटेशन आ सकती है, जो डिफ्यूज टाइप कर सकती है वो भी फेमिलियल म्यूटेशन हो सकती है या एक्वायर्ड हो सकती है। एक्वायर्ड को स्पोरेडिक भी कहते हैं। इंटेस्टिनल टाइप में भी या फेमिलियल होगी या एक्वायर्ड होगी और उसको स्पोरेडिक कहेंगे। तो इस तरह आप लिखेंगे तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। अब H. पाइलोराई की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है? H. पाइलोराई आपको पता है कि ये कराता है क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं वो इसमें रिलीज होते हैं, जिसमें आपके पास इंटरल्यूकिन्स भी हो गए हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास डेफिनेटली इंटरल्यूकिन्स सारे के सारे होंगे, तो इंटरल्यूकिन 1 की बीटा टाइप भी होगी। उसके अलावा आपका जो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है वो भी होगा। ये सारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में रिलीज होते हैं। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 बीटा एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो ये वाले जो आपके बेसिकली ये दोनों के दोनों प्रो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स है ना, अगर इनके जो इनको बनाने वाली जीन्स में म्यूटेशन आ जाए और बहुत ज़्यादा चांस होता है कि H. पाइलोराई के इन्फेक्शन में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन रहे होते हैं। तो जब एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही होती है तो इनकी जेनेटिक म्यूटेशन आना इनमें कोई अजीब बात नहीं होती, बहुत ही कॉमन सी बात होती है। और अगर जेनेटिक म्यूटेशन इनमें आ जाती है तो फिर ये दोनों एबनॉर्मल अमाउंट में बनने शुरू हो जाएंगे और वो कैंसर डेवलप कर देता है। ठीक है, तो H. पाइलोराई एसोसिएटेड है। फिर एप्स्टीन बार वायरस एसोसिएटेड जो कैंसर है वो सिर्फ 10% ऑफ एडिनोकार्सिनोमा जैसे होते हैं जो एप्स्टीन बार वायरस से एसोसिएटेड होते हैं। इसमें चेंज क्या आ रही है ये भी तक सही पता नहीं चलता। ठीक है, कि आपके पास जो मतलब ये जेनेटिक म्यूटेशन में किस लेवल पे जाके बदल रहे हैं इसका समझ में नहीं आया, लेकिन ये बात ज़रूर इस्टेब्लिश कर ली गई है कि उन लोगों में जिनमें मतलब एडिनोकार्सिनोमा उन्होंने देखा कि एप्स्टीन बार वायरस की वजह से हो रहा था, तो उसमें ये बात कंफर्म हो गई थी। पहले वो सोच ये रहे थे कि हो सकता है कि ऐसा होता हो कि पहले से कोई म्यूटेशन आई हुई थी, बाद में एप्स्टीन बार वायरस ने इन्फेक्ट किया, तो उसकी वजह से जो हमें लगा कि शायद एप्स्टीन बार वायरस की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऐसा नहीं था। उन्हें ये बात कंफर्म होगी कि एप्स्टीन बार वायरस हमेशा पहले आता है और म्यूटेशन जो है वो बाद में आती है। तो इस वजह से एप्स्टीन बार वायरस भी कोई ना कोई म्यूटेशन करे, लेकिन वो म्यूटेशन कहाँ करे ये भी तक स्टेब्लिश बात नहीं है। तो ये 3 आपके मेन पैथोजेनेसिस के फीचर्स हैं। फिर मॉर्फोलॉजी में क्या सीन है, जो इंटेस्टिनल टाइप है ना, इसमें आपने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि ये आपका बहुत मतलब इंटेस्टाइन के एपिथेलियम से मिलता जुलता मतलब इसमें स्ट्रक्चर बनेगा। हैवी एपिथेलियम होगा, गॉबलेट सेल्स बहुत ज़्यादा होंगे, और जो इसकी प्रेजेंटेशन नजर आती है वो बहुत एक्सोफिटिक होगी। ठीक है, एक्सोफिटिक या अल्सरेटिव, ये 2 डिफरेंट लफ्ज हैं। अल्सरेटिव का तो मतलब आपको समझ में आ जाता है कि डीप अल्सर्स भी बन रहे होंगे। ज़ाहिर है एक पूरी कैंसर में क्या होता है कि अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होती है, और वो ग्रोथ ऑफ सेल्स सपोज अगर मेरे पास ये एक सरफेस है इसमें कैंसर बन रहा है, तो यहाँ पर अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स यूँ बन रही है और उस ग्रोथ ऑफ सेल्स में भी फिर अल्सर्स बन रही है। ठीक है, एक्सकवेशंस हो रही हैं इस किस्म की अजीब से अल्सरेटिव पैटर्न। तो एक तो अल्सरेटिव पैटर्न हो सकता है, दूसरा होता है एक्सोफिटिक। एक्सोफिटिक होते हैं ऐसे फैला हुआ, जैसे आपने भी देखा है वो फूल गोभी का फूल होता है, कॉलीफ्लावर जिसको कहते हैं, उसकी तरह का यूं करके पैटर्न सब मैस बन रही है, तो उसको एक्सोफिटिक कहते हैं। तो इंटेस्टिनल टाइप आपको इस तरह से नजर आते हैं, हैवी लोड होता है इसमें आपके स्टमक में ऑफ द मैस ऑफ द जो बन रही होती है। नहीं, जो डिफ्यूज टाइप है ना, ये डिफ्यूज का मतलब है कि सारा एक जैसा, सारा का सारा एक जैसा। इन्फिल्ट्रेटिव सा कैंसर, इन्फिल्ट्रेटिव का मतलब है कि वो जो डेप्थ में ज़्यादा जा रहा है, जो स्टमक की वॉल्स में ज़्यादा इन्वेड कर रहा है, ऊपर इतना ग्रो नहीं कर रहा। इंटेस्टिनल टाइप ऊपर की तरफ बहुत ग्रो कर रहा था, वो जो एक्सोफिटिक है स्पेशली। जो डिफ्यूज टाइप है वो ऊपर इतना ग्रो नहीं करता, बल्कि वो डेप्थ में बहुत ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, तो वो आपका इस तरह से होता है। और जब आप इसको हिस्टोलॉजी में देखेंगे तो इसमें करेक्टरिस्टिक सिग्नेट सेल्स आपको नजर आते हैं। सिग्नेट सेल्स में होते हैं कि म्यूसिन इतना ज़्यादा होता है सेल्स के अंदर कि उनका सारा साइटोप्लाज्म
आपने ऐसे अगर सेल है ना, एक नॉर्मल, ये नॉर्मल सेल होगा, इसमें साइटोप्लाज्म होगा और ये होगा उसका न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, इसमें म्यूसिन ढेर सारा आ जाता है। जब म्यूसिन ढेर सारा आ जाता है तो सारा साइटोप्लाज्म पुश हो जाता है पेरिफेरी पे और न्यूक्लियस पे। तो सेल आपको यूं करके नजर आएगा, ऐसे पूरा साइटोप्लाज्म पेरिफेरी में पुश हुआ और न्यूक्लियस यहाँ पर। तो दिस इज अ सिग्नेट रिंग टाइप ऑफ सेल्स। इस तरह के सेल्स आपको नजर आते हैं डिफ्यूज टाइप कैंसर्स में। और इसमें दूसरी बात ये होती है कि ये डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन शो करते हैं। अब डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन का इससे मुराद ये होती है हमारे पास कि एक चीज़ के गिर्द अपनी एक स्ट्रक्चर, रिजिड स्ट्रक्चर बना देना कि वो सख्त हो जाए, ठीक है, उसे डेस्मोप्लेजिया कहते हैं। सपोज ये कि मेरा स्टमक था और स्टमक में कैंसर बन रहा है और उस कैंसर के गिर्द एक वॉल बना ली उन्होंने, सख्त सी वॉल, जिससे वो बहुत सख्ती उसमें आ गई, तो उसको कहते हैं डेस्मोप्लास्टिक रिएक्शन। तो डिफ्यूज टाइप जो कैंसर होते हैं वो डेस्मोप्लेजिया भी शो करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इतना थिक हो जाता है कि उसको उन्होंने कहा है कि जैसे आप कहें कि चमड़ा नहीं होता लेदर, लेदर की बॉटल जितनी सख्त होती है ना उतना सख्त वो हो जाता है, और उसको हम कहते हैं लाइनाइटिस प्लास्टिका, ठीक है। ये एमसीक्यू में आने वाली बात है, इसको याद रखने, अजीब सा नाम है। एक सिग्नेट रिंग एमसीक्यू में आता होता है, इसको याद रखना है डिफ्यूज टाइप कैंसर में। दूसरा है कि इसमें डेस्मोप्लेजिया यानी कि फाइब्रोसिस इतना सख्त हो रहा होता है कि लेदर जैसी अपीयरेंस होती है, जिसको हम कहते हैं लाइनाइटिस प्लास्टिका। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स अगले पार्ट में बताती हूँ। अभी तक कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।